सरकार के नाक में दम किए हुए हैं और इस सरकार की चिंता राणा यशवंत सिंह जैसे छात्र नेता हैं जो लोग इस सरकार की हर असंवैधानिक गतिविधि को रोकने के लिए लगातार लड़ रहे हैं। अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो 5 ऐसे मुद्दे क्या होंगे जिस पे आप काम करेंगे। खनुआ नाला जो है छपरा में, वो अभी तक सफाई नहीं हुई। रघुनाथनगर सबसे पॉश एरिया है, वहाँ भी जल जमाव की समस्या हो जाती है। सिताब दियारा जेपीजी की पावन जन्मस्थली जो है सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है। जगदम कॉलेज के पास ढाला है, वहाँ लोग जब ऑफिस जाते हैं तो वहाँ हमेशा ट्रेन का ढाला गिरा रहता है। महाकुंभ में लोगों को जोड़ने के लिए आपने टोटल 300 बैठकें की। चुनाव जीतने के बाद लोग राजधानी में शिफ्ट हो जाते हैं, जनता के बीच नहीं जाते हैं और लोग एकदम चुनाव के पहले आते हैं। तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत युग, बदलते भारत की बदलती तस्वीर। आज हम आ पहुंचे हैं बिहार के 118 छपरा विधानसभा में, जहां बिहार में चुनाव है और भाजपा नेता श्री राणा यशवंत प्रताप सिंह अपनी चुनाव में दांव ठोकने वाले हैं। वो भाजपा के बहुत अच्छा नेता भी हैं और इस बार पार्टी से वो चुनाव लड़ने वाले हैं और अपनी प्रत्याशी के रूप में नामांकन भी घोषित करेंगे। तो आज हम उनके पार्टी कार्यालय के आवास पे पहुंचे हैं। कुछ हम उनसे बात करेंगे कि आप विकास क्या करेंगे छपरा में चुनाव लड़कर छपरा को किस तरीके से, छपरा को क्या देंगे और किस तरह से विकास करेंगे। आइए फिर हम उनसे। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपको। आप छपरा विधानसभा शहर से भाजपा प्रत्याशी के रूप में अपने आप को दावेदारी ठोक रहे हैं। अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो 5 ऐसे मुद्दे क्या होंगे जिस पे आप काम करेंगे छपरा शहर के लिए? देखिए, 5 मुद्दे छपरा के लिए जो हैं, निश्चित रूप से आज के डेट में छपरा को विकास की गति को आगे बढ़ाना है, क्योंकि सतत विकास जो है किसी भी समाज और किसी भी नगर का ये आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ 5 मुद्दों की आपने बात कही है, तो पहला मुद्दा है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत। कोई भी समाज जो है अगर शिक्षित है और संस्कार उसमें नहीं है तो वो फिर दिशा उसका सही नहीं हो पाता है। और जो भारत की परंपरा रही है, भारत जो है सनातन संस्कृति का एक विराट परंपरा, जो देश और दुनिया के अंदर अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और भारत विश्व गुरु की भूमिका में आज से कई 100 वर्ष पहले था, लेकिन धीरे धीरे गुलामी के कालखंडों में आप ये समझ लें कि 1000 वर्षों के पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जब भारत विश्व गुरु था। और 1000 वर्षों में यह यात्रा, गुलामी का जो दौर चला, मुगलों और अंग्रेजों का जो आक्रमण हुआ इस देश के अंदर, तो हमारी सांस्कृतिक विरासत को ध्वस्त करने का इन बाहरी आक्रांताओं ने काम किया। आज जिस चीज़ को लेकर हम अपनी सनातनी परंपरा को लेकर आगे बढ़ते थे, अपने संस्कृति को लेकर आगे बढ़ते थे और एक सूत्र में पूरा देश आगे बढ़ता था, आज हम लोग विभाजन की ओर बढ़ चुके हैं और वो विभाजन हमारे लिए खतरनाक है। तो जब सांस्कृतिक विरासत जो है हमारा पुनः स्थापित होगा, जब हमारा आध्यात्मिक विरासत पुनः स्थापित होगा, तब भारत एक लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। और छपरा उसमें मुख्य भूमिका इसलिए निभाएगा क्योंकि आप समझ सकते हैं कि स्वतंत्र भारत की पहली क्रांति, जेपी की भूमि छपरा को कहा जाता है और पूरे देश और दुनिया के अंदर एक, कह लीजिए, बहुत बड़ा उदाहरण साबित किया कि स्वतंत्र भारत में एक ऐसी तानाशाही सरकार को, जिसको घुटने के बल पे लाने का काम कहीं ना कहीं छपरा के जनमानस ने इसकी शुरुआत की। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि पहली जो आवश्यकता है वो छपरा के अंदर विभाजनकारी शक्तियों को ध्वस्त करना है, जो जाति के नाम के आधार पर समाज को बांटने चलती हैं, जो समाज को निश्चित रूप से भटकाने का काम करती हैं और सनातन संस्कृति में बाधक बनने का काम करती हैं कि सनातनी एक ना हो सके। तो इस संस्कृति को के लिए पहला काम होगा। दूसरा काम है कि जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं जमीन पर जो उतरती हैं, उन व्यवस्थाओं को, उन योजनाओं को सही रूप से लागू हो रहा है कि नहीं, उसको 100%, क्योंकि सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की हों चाहे बिहार सरकार की हों, कि अगर कोई प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है, अगर वो 100% जमीन पर उतरने लगे तो नगर का विकास दिखने लगेगा, उसके विधानसभा क्षेत्र के, उसके लोकसभा क्षेत्र का विकास दिखने लगेगा। तीसरी बात है कि प्रशासनिक अमला जो है, सबसे बड़ी व्यवस्था किसी भी नगर की, राज्य की, देश की कानून व्यवस्था की होती है। और मैं समझता हूं कि अगर कोई भी प्रतिनिधि है तो विधायिका का काम है कि वो कार्यपालिका को सही रूप से कार्य करवाए। यानी यहाँ का प्रशासनिक अमला जो है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है,
वो सही से काम करे, वो जनता की सारी समस्याएं वहीं हल होती हैं। और वो समस्याएं अगर हल होने लगेंगी, और हल दो प्रकार से, एक तो कानून व्यवस्था को कायम करके, दुरुस्त कानून व्यवस्था हो, उसको लोकल जो जनप्रतिनिधि है उसका विशेष ध्यान उस पर होना चाहिए, और वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संवाद होना चाहिए। दूसरा, योजनाओं को वो लोग सही से लागू कर सकें, मैंने पहले ही स्तर पर गिनाया, तो ये तीसरा कार्य हुआ। और चौथा काम किया जाए तो अगर सबकी समस्याओं को सुना जाए, यानी जनता के साथ संवाद स्थापित किया जाए। अगर जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में सदन चलने के अलावा जो समय मिलता है जिसमें क्षेत्र में समाज की समस्याओं को सुना जाता है, तो अगर वो रेगुलर ढंग से सुनते रहें तो बहुत सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा, क्योंकि संवाद से समस्या का हल होता है। और यह जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि जनता की समस्याओं को जरूर सुने और उनके व्यक्तिगत समस्याओं को भी सुने। पांचवा ये भी है, क्योंकि व्यक्तिगत समस्या अगर उनके सही है, माने अब गलत किसी की अगर कोई समस्या हो, किसी को झूठे कोई प्रॉब्लम हो, तो वो सुनने योग्य नहीं है। लेकिन सही समस्या है तो निश्चित रूप से उसे सुनना चाहिए। यह सारे 5 ऐसे मूलभूत चीजें हैं जिसे, और क्षेत्र में घूमना, इसको भी ले सकते हैं कि जब तक आप खुद समस्याओं से रूबरू नहीं होंगे तब तक समस्याओं का माने सही हल नहीं निकल पाएगा। कोई कहेगा कुछ, अगर कोई आदमी आया कहा कि वहाँ का सड़क खराब है और प्रशासनिक अधिकारी से आपने बात किया, अरे सर वो तो ठीक है, तो उसका निर्णय कैसे होगा? एक कह रहा है खराब है, एक कह रहा है ठीक है, तो जाकर देखिए। तो क्षेत्र में भ्रमण करना, क्षेत्र में जाकर संवाद करना, ये जनप्रतिनिधि के लक्षण होते हैं मेरी समझ से। और मुझे अवसर ईश्वर की कृपा से मिलता है, पार्टी हमें अवसर देती है, तो इन 5 मूल समस्याओं को मैं समाज में पूरी तरीके से करने का काम करूं। और छपरा के लिए यह 5 समस्याएं मुझे लगता है कि इसे वरीयता रूप में लेकर हम चलेंगे। छपरा में मूलभूत से 2 समस्याएं बहुत ही मजबूत है जो हर लोगों को फेस करना पड़ता है। शहरी क्षेत्र है तो लोगों को सबसे पहला समस्या है जो बरसात के मौसम में हमेशा बाढ़ की स्थिति आ जाती है। नाला, खनुआ नाला जो है छपरा में, वो अभी तक सफाई नहीं हुआ। आप अभी फिलहाल जो विधायक हैं यहाँ के श्री CN गुप्ता जी, वो 2 बार विधायक रह चुके हैं। छपरा का सबसे ये समस्या अभी तक समाधान नहीं हुआ। लोग हमेशा बाढ़ की स्थिति में, प्रभुनाथ नगर सबसे पॉश एरिया है, वहाँ भी जल जमाव की समस्या हो जाती है, पानी नहीं निकल पाता है। लोग 15 दिन, 20 दिन, महीनों तक उस पानी को हेल के आते जाते हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते और हमारे ही पार्टी के जनप्रतिनिधि दोनों लोग हैं, हमारे आदरणीय सांसद, यशस्वी सांसद श्री राजीव प्रताप रूड़ी जी, माननीय विधायक CN गुप्ता जी, अब सब लोगों का अपने अपने कार्यशैली है। कार्य तो निश्चित रूप से कर रहे हैं वो लोग, जो विकास का कार्य है वो दिख रहा है, सड़कों का हो या अन्य कार्य हो। विधायक जी भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन समस्याएं आ रही हैं, ये भी आप नहीं इसको झुठला सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या समस्या है, इसको निश्चित रूप से समस्याओं का हल करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। आपने मेरे लिए व्यक्तिगत ये सवाल किया था कि आप क्या करेंगे, तो इस पर मेरा अपना जवाब था। निश्चित रूप से पार्टी के हमारे जो लोग हैं, हमारे विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, कार्य कर रहे हैं, और निश्चित रूप से सतत विकास के दौरान यह सारी समस्याएं हल होंगी, चाहे प्रभुनाथ नगर की हों, चाहे शहर की हों। और अगर नहीं होगी तो भाई निश्चित रूप से जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सारे कार्य जो है प्रगति पर हैं और निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि सतत विकास की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे चलती हैं, और उसी के हिसाब से जो है, चाहे नाला हो और चाहे सड़क हो, चाहे मैंने बाढ़ के समय में तो बिहार की समस्या हम लोग की रही है। बाढ़ एक विभीषिका के रूप में आती है और इस तरह से आती है कि यहाँ के जनमानस को काफ़ी अस्त व्यस्त कर देती है। तो इस समस्या का निराकरण तो भाई प्रदेश की सरकार, भारत की सरकार इस पर कार्य कर रही है। बहुत समय पहले जो स्थिति थी, आज से वो स्थिति काफ़ी बदलाव हुआ है। लेकिन अगर प्राकृतिक रूप से कोई आपदा आती है तो उसमें तो आप समझते हैं कि उस आपदा से इंसान लड़ सकता है, क्योंकि ईश्वर की इच्छा के सामने मनुष्य जो है दुर्बल है, तो अब अपनी संसाधनों की व्यवस्था के आधार पर लड़ाई लड़ेगा। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे छपरा जो है विकसित शहर के रूप में विकास की ओर बढ़ रहा है, और जो कार्य आगे होने हैं वो निश्चित रूप से आगे पूरे होंगे। ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो सीताब दियारा JP जी की पावन जन्मस्थली जो है सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है। अगर पार्टी आपको टिकट देती है, चुनाव जीतते हैं, तो आपका क्या लक्ष्य होगा? मतलब कितनी जल्दी समस्याओं को समाधान किया जा सके? देखिए, सीताब दियारा में बहुत सुधार होगा। रूढ़ी जी के कालखंड में जो अभी कालखंड चल रहा है, पिछले में भी 2 राज्यों का बॉर्डर है सीताब दियारा, और मैं समझता हूँ चाहे वहाँ पे बिजली का ग्रिड स्थापित करना हो, चाहे वहाँ पे जो बांध बना हुआ है
आप देख रहे हैं सिताब दियारा में चांद से जाकर जो है सड़क भी वहाँ अच्छी हुई है। तो निश्चित रूप से हमारे जो यशस्वी सांसद हैं राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने अच्छा काम किया है सिताब दियारा के लिए। और हम लोग घूमते हैं तो सिताब दियारा के लोग विकास से जुड़े हुए समस्याएं नहीं बताते हैं। विकास सिताब दियारा तक पहुँचा है। वहाँ के चाहे गाँव का सड़क आप देख लीजिए, हम घूमे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, और वहाँ पे जो प्रभुनाथ नगर पंचायत है, दक्षिणवाड़ी चक्की प्रभुनाथ नगर जिसको कहते हैं, और सिताब दियारा पंचायत है, दोनों जगह विकास बहुत अच्छा हुआ है। चाहे पंचायत भवन हो, चाहे वहाँ बिजली की बहुत अच्छी फैसिलिटी हो, वहाँ भी ऐसे ही बिजली रहती है। और उसके साथ जहाँ कनेक्टिविटी की बात है, अब कहीं बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ से निपटने के लिए सरकार अपनी व्यवस्थाओं को लगाती ही है। अब बाढ़ को तो कोई ऐसा नहीं है कि उसको, लेकिन बाढ़ के लिए बंधा का निर्माण वहाँ हुआ है। बहुत सालों से बाढ़ से लोगों को माने राहत मिली थी। लेकिन होता है कभी कभी पानी का स्तर बढ़ जाता है, तो आप कितना भी व्यवस्था कर लीजिए, अगर इस तरह की स्थिति आती है तो बाढ़ आना स्वाभाविक है। छपरा शहर में सबसे बड़ी समस्या एक लोगों के पास और है, जो जगदम कॉलेज के पास ढाला है। वहाँ लोग जब ऑफिस जाते हैं तो वहाँ हमेशा ट्रेन का ढाला गिरा रहता है। तो कभी बच्चों का स्कूल छूट जाता है, तो कभी पेशेंट का हॉस्पिटल का एम्बुलेंस भी फंस जाता है। लोगों की सबसे बड़ी समस्या है वहाँ का ढाला जो है, वहाँ ओवर ब्रिज का निर्माण हो। अभी उस पर कहाँ तक काम हुआ है? देखिए, काम तो निरंतर चारों ओर हो रहा है। जो ओवर ब्रिज की समस्याएं थी देश की आज़ादी के समय में, जब सरकार जब बनी थी केंद्र में कांग्रेस की, तो लगातार आप देखिए, और ये 10 सालों में देखिए कि इस तरह की ढाला जो रहा है रेलवे ब्रिज के ऊपर, वो चाहे नीचे मैंने उसकी व्यवस्था की गई हो, और चाहे उस पर ओवर ब्रिज बनाया गया हो, चाहे अंडरग्राउंड पास बनाया गया हो, बहुत सारी हद तक समस्याओं का हल देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ। पूरे देश में, छपरा में तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, छपरा की बात करिए तो ऐसे तमाम ओवर ब्रिज बने। अभी तो हाल में लेटेस्ट बना है करिंगा का, 2 रेलवे ढाला पड़ता है, वहाँ पर भयंकर जाम लगता था, लेकिन हाल ही में बनकर तैयार हुआ है। अब हम लोग तुरंत गुदरी से पार कर जाते हैं सीधे शहर को। तो कहने का अर्थ है कि वहाँ भी व्यवस्था, आपका यही ढाला जो है बड़ी समस्या करता था, जोगिनिया कोठी वाला, वो भी पुल बन गया है। तो धीरे धीरे अभी एक विकल्प के रूप में जगदम कॉलेज के पास ये हम लोग यूज कर सकते हैं, जो इधर का ढाला है जोगिनिया कोठी का। लेकिन निश्चित रूप से आप जो ये कह रहे हैं, नमाजी टोला पर भी है, भिखारी चौक पर भी है, उधर भी है, और दोनों तरफ आबादी आती जाती है। तो हर ढाला का निर्माण होना है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री का ये लक्ष्य है कि जितने भी ये इस प्रकार की क्रॉसिंग हैं, इसको चाहे अंडरपास या ओवर ब्रिज के माध्यम से इसको बनवाया जाए। तो निश्चित रूप से इस पर काम चल रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के सानिध्य में हमारे संसदीय क्षेत्र के राजीव प्रताप रूढ़ी जी, जो हमारे यशस्वी सांसद हैं, वो कार्य कर रहे हैं, हमारे विधायक जी कार्य कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हो जाएगा, ये समस्याएं सतत हल होने वाली समस्याएं। महाकुंभ में आपने बहुत से लोगों को प्रयागराज में ले जाकर स्नान कराया, बहुत से लोगों को आपने जोड़ा, बहुत से लोगों को आपने स्नान कराने का ये जो पुण्य का काम किया, आपके मन में ये विचार कहाँ से आया? देखिए, ये तो एक बड़ी परंपरा है, क्योंकि भारत में आध्यात्मिक परंपरा जो है हजारों लाखों वर्षों से निरंतर चली आ रही है, और महाकुंभ भी वैसी ही परंपरा है, जिसका इतिहास लाखों वर्ष पुराना है। और उस परंपरा से जुड़ने का अवसर कैसे मिला मुझे, तो जब मैं छपरा से पढ़ने के लिए प्रयागराज गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, तो जब दाखिला लिया तो मुझे अवसर मिला पढ़ने का। तो जब पढ़ने का अवसर मिला तो वहाँ हर साल कुंभ और अर्धकुंभ लगता था, और उस समयों में मैं संतों का दर्शन करने, क्योंकि अपनी परंपरा के अनुसार, भारतीय परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी सनातन के अनुसार उन महात्माओं को, महंतों को, संतों को दर्शन करने की इच्छा प्रबल होती थी। तो हम लोगों का सौभाग्य था कि प्रयाग में हम लोग विराजमान थे, और माँ बाप का आशीर्वाद था कि छपरा से प्रयागराज पढ़ने गए। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने के क्रम में मैं निरंतर कुंभ मेले में और माघ मेला जो हर साल वहाँ लगता है, तो घूमने जाता था। तो मुझे लगा कि इस परंपरा से पूरा उत्तर भारत ही नहीं, पूरा भारतवर्ष लाभान्वित था। लेकिन धीरे धीरे इस मेला को संकीर्ण बना दिया गया। जो उस समय की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की, बसपा की, केंद्र में कांग्रेस की, सनातनी संस्कृति की परंपराओं पर पूरा उपेक्षा करके जो है, कहीं उसके विकास के बारे में, देश में उसकी कनेक्टिविटी के बारे में, उनके आध्यात्मिक रूप से लोग आवें, इस चीज़ को लेकर कोई चिंतन नहीं था। लेकिन मैं जाता था, वहाँ की यह व्यवस्था को देखता था, संतों का समागम होता था, इसका लाभ लेता था। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के अंदर जब सरकार परिवर्तन हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब प्रदेश का नेतृत्व किए, तो सर्वप्रथम उन्होंने काम किया कि इलाहाबाद जो नाम था मुगलों और आक्रांताओं ने, जिसे अकबर ने उन पर प्रयागराज पर थोपा था 500 साल पहले, उस इलाहाबाद नाम को, प्रयागराज जो उसका पुराना गौरव था, जो पुराना उसकी सांस्कृतिक विरासत थी, उसको पुनः स्थापित करने का जब काम किया, तो देश के अंदर एक अलग आध्यात्मिक ऊर्जा प्रकट हुई। और जो प्रयाग
6 वर्षों पे अर्धकुंभ मनाता था, वो 6 वर्षों पे कुंभ मनाने लगा, अब 12 वर्षों पे महाकुंभ मनाने लगेगा। तो 2019 में मेरे मन में एक ख्याल आया कि मैं प्रयाग छोड़ चुका था 2016 में, और मैं छपरा में राजनीतिक सामाजिक कार्य क्षेत्र में अपने एक विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर निरंतर कार्य कर रहा था। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना छपरा के लोगों को, बिहार के लोगों को, उत्तर प्रदेश की उस पावन धरा जो भारतवर्ष को कनेक्ट करती है आध्यात्मिक रूप से, जहां हर साल हजारों की संख्या में संत आते हैं, कुंभ और महाकुंभ में लाखों की संख्या में संत आते हैं, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो उस परंपरा को मैं छपरा से क्यों ना आरंभ करूं। और इसलिए उत्तर प्रदेश में महाराज जी से हमने निवेदन किया, वहाँ के प्रशासन जो जिम्मेला अधिकारी से हमने निवेदन किया, और हमने वहाँ राम जन्म सिंह सेवा समिति अपने बाबा के नाम पर एक परंपरा की शुरुआत की। और चूँकि हमारे बाबा स्वतंत्रता सेनानी थे, और सबसे अच्छी बात है कि वो आध्यात्मिक थे, रामचरितमानस के मर्मज्ञ थे, तो उनके नाम पर मेरे मन में जो विचार आया, 2019 के कुंभ से 2500 लोगों को, मैं बिहार भाजपा में था, हमारे युवा मोर्चा के सारे साथी, हमारे बिहार जनमानस में जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और हमारे छपरा की जो सम्मानित जनता जिनसे हमने निवेदन किया था, 2500 लोग नहाए थे उस वर्ष। और 20, 21, 22, 23, 24 में लगातार 10,000 लोगों को हमने 2024 के ट्रायल महाकुंभ तक नहवाया। जब 2025 के अंदर देश और दुनिया में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल महाकुंभ की चर्चा की, जहां पूरा विश्व भारत के अंदर आया और प्रयाग में आस्था की डुबकी लगाया, वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी प्रचार कर रहे थे, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी प्रचार कर रहे थे देश के अंदर। तो मैंने भी बिहार के अंदर अपना छपरा को केंद्र बनाया और पूरा बिहार नहवाने का संकल्प लिया, और यहाँ से जितने भी लोग गए, 4 महीना का हमने जन जन संपर्क किया, गांव गांव में बैठक की, 300 बैठकें की, और 4 महीना के बाद 1200 परिवारों का निःशुल्क रजिस्ट्रेशन किया, और 25,000 से अधिक लोगों को नहवाने का काम हमने राम जन्म सिंह सेवा समिति सेक्टर 6 में यह संकल्प पूरा किया। तो ये एक बहुत अच्छी परंपरा जो हमारी भारत की थी, जिससे हमको जुड़ने का अवसर मिला, और छपरा के लोगों को साथ साथ छपरा के लोग ये सौभाग्य प्राप्त किए कि छपरा से जो जुड़ा था, अपना मोतिहारी के भी रिश्तेदार को नहवा रहा था, वो अपने भागलपुर का भी रिश्तेदार नहवा रहा था, वो मुजफ्फरपुर का भी, अरैल का भी, सभी जगह का, अररिया का, भागलपुर का, मधुबनी का, दरभंगा का, सीवान का, गोपालगंज का, जहाँ से भी लोग जुड़े हुए थे। तो छपरा को केंद्र बनाएंगे, पूरा बिहार नहवाएंगे। और बिहार तो छोड़िए, यहाँ के जिनका रिश्तेदारी गुजरात में है, राजस्थान में है, जो लोग रहने गए हैं, वो लोग भी प्रवासी बिहारी जो थे, वो आकर छपरा में के नाम पर प्रयाग में संगम में महाकुंभ स्नान करके महापुण्य के भागी बने। और हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था थी, भजन, भोजन और ठहरने के साथ साथ सत्संग की। जो छपरा के महापुरुष थे, आध्यात्मिक सम्राट थे, परमहंस दयाल अद्वैतानंद जी महाराज, जिनको देश और दुनिया भक्ति की परंपरा में एक नई पहचान गुरु भक्ति की उन्होंने देश और दुनिया को दी, वे छपरा के महान अवतारी पुरुष का भी हमने कैंप के ऊपर अपना, उनके बहुत ही अच्छी उनके सत्संग हाल की व्यवस्था, और यहाँ से उनके जो महात्मा गण थे, जो गुरु महाराज के निर्देश से हमारे यहाँ के जितने महात्मा गण थे, वहाँ सत्संग करने के लिए गए, और वहाँ पर भक्ति की नई परंपरा से परिचित कराने का छपरा के मानस को कार्य किए। और उस काम को हम लोग निरंतर अभी भी आगे बढ़ा रहे हैं। अभी भी सत्संग के माध्यम से छपरा के 17 गांवों में सत्संग चल रहा है। अभी 5 बजे से आज ही उंधा गांव में चलेगा, और 5वां सत्संग है ये, और लगभग 2 जून तक लगातार ये सत्संग चलेगा। भारत की संस्कृति, भारत की पहचान, भारत की आध्यात्मिक विरासत, अगर भारत अपने आत्मा से जुड़ेगा तब भारत विश्व गुरु बनेगा, और छपरा इसका केंद्र बनेगा। यह प्रयास है, क्योंकि छपरा परमहंस दयाल अद्वैतानंद जी की धरती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार ऐसा युग आने वाला है कि परमहंस दयाल अद्वैतानंद जी महाराज के माध्यम से हमारे ऋषि महान परंपरा के, ऋषि मुनियों की महान परंपरा पुनः भारत में जागृत होगी। और देश के प्रधानमंत्री जो संकल्प लेके चले हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, जिस ओर लगातार निरंतर एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वह परिकल्पना भी आने वाले समय में पूर्ण होगी, और भारत विकसित राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। महाकुंभ में लोगों को जोड़ने के लिए आपने टोटल 300 बैठकें की, हर रोज लगातार बैठक किए, लोग गए वहाँ पे, स्नान कराना, लोगों को खाना देना, समय से लोगों को पहुँचाना। उसके बाद अब लगातार आप अपने क्षेत्र में हर रोज़ देख रहे हैं कि आप हर रोज़ पूरे क्षेत्र में लोगों से बैठक कर रहे हैं, और भजन कीर्तन का जो प्रोग्राम एक हो रहा है वो हर जगह करवा रहे हैं। इसमें टोटल कितने बैठक पूरा करेंगे, कितना देर तक चलेगा, अभी कब तक चलेगा? देखिए, महाकुंभ के माध्यम से हम लोगों को एक बहुत बड़ा बेस मिला है।
2019 से 25 तक ये 7 वर्षों में एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक बेस तैयार हो गया है छपरा के अंदर। हाँ, अब इसका तरीका क्या है, इसमें हम बैठक नहीं कर रहे हैं, इसमें जो सत्संग का कार्यक्रम है, क्योंकि तुलसी बाबा कहे हैं बिनु सत्संग विवेक न होए। सत्संग का जो कार्यक्रम है उसका तरीका ये है कि सुबह हम 6 बजे से क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और 11 बजे तक गांव-गांव में, जिस गांव में होना है, घर-घर तक संपर्क करते हैं और लोगों को आमंत्रित करते हैं। उस जगह आप बैठक का भी रूप कर सकते हैं, कहीं-कहीं बैठना भी पड़ जाता है। 8-10 लोग हैं तो भाई बैठ गए, ज़्यादा चर्चा लंबी हो गई। लेकिन हमारा टारगेट है कि जिस गांव में सत्संग होना है उस गांव में सुबह हम घूमेंगे और शाम में सत्संग होगा तो सत्संग 3 घंटा से ऊपर चलता है। यानी 5 बजे से आरंभ होगा तो 9 8:30 के ऊपर ही जाएगा, क्योंकि महात्मा जी लोग 3 लोग बोलने वाले रहते हैं, सन्यासी महात्मा जी लोग रहते हैं और हम लोग का उद्देश्य यहाँ स्पष्ट है। एक, परमहंस दयाल अद्वैतानंद जी की नगरी है छपरा, परमहंस दयाल अद्वैतानंद की धरती है छपरा और महात्मा लोगों का उद्देश्य है कि परमहंस दयाल अद्वैतानंद जी की भक्ति, गुरु भक्ति की परंपरा से यहाँ के लोग अनभिज्ञ हैं। इसलिए अनभिज्ञ हैं कि वो लोग नहीं जानते हैं कि उन लोगों के उस परंपरा से परिचय कराना, उससे जोड़ना, इसको लेकर हम लोग ये सत्संग की व्यवस्था कर रहे हैं। और लोगों का सवाल कर जो है आध्यात्मिक प्रश्न, देखिए अध्यात्म का अर्थ ही नहीं है कि हमको जो चाहिए वो उपलब्ध हो जाए, नौकरी चाहिए, लड़का का ब्याह नहीं हो रहा है, हमारा ये काम नहीं हो रहा है, हम बीमार हैं, ये तो जीवन की भौतिक समस्याएं हैं। आत्मा से जुड़ी हुई समस्याओं का हल ही आध्यात्मिक रूप से लोगों को जागृत करता है और इसीलिए हम सत्संग की परंपरा ये आरंभ कराए हैं, जो भारत की अनादि काल से चली आ रही परंपरा थी। मैंने आपसे बताया कि मुगल कालखंड में, अंग्रेज के कालखंड में ये परंपरा को ब्रेक किया गया। और किसने किया? विदेशी आक्रांताओं ने किया, हमारे गुरुकुलों को नष्ट किया, हमारे ऋषि मुनियों के जो धरोहर थे उसको बर्बाद करने का कार्य किया। लेकिन पुनः चूंकि पूर्णतः बर्बाद नहीं कर पाए, अगर पूर्णतः बर्बाद किए होते तो उनकी संस्कृति हम लोगों पे हावी हो जाती। लेकिन भारत की संस्कृति इतनी ऊंची है कि यहाँ जो भी आएगा इसी में समाहित हो जाएगा। हम लोगों ने सबको समाहित कर लिया और पुनः चूंकि अगर एक बाइक से ज़्यादा समाहित कर लीजिएगा तो अपना अस्तित्व खतरे में आ जाता है। इसलिए अपने अस्तित्व को जागृत करने के लिए अपने उस परंपरा से जुड़ने की आवश्यकता है और उसको जागृत करके हम लोगों को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। चुनाव जीतने के बाद लोग राजधानी में शिफ्ट हो जाते हैं, जनता के बीच नहीं जाते हैं और लोग एकदम चुनाव के पहले आते हैं, तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहले का ये था कि जैसा राजा वैसा प्रजा, लेकिन आज का है कॉन्सेप्ट कि जैसी प्रजा वैसी राजा, क्योंकि प्रजा ही राजा को चुनाव करती है, पहले नहीं था। तो अब जनता ये चीजों को देख रही है और जनता जागरूक है छपरा की। आज समझ रही है कि कौन लोग बरसाती मेढक हैं जो राजनीति के समय टर करने के लिए आ जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, और कौन लोग इस रेस में वास्तविक धरातल पे कार्य कर रहे हैं। केजरीवाल मॉडल पे कौन काम कर रहा है? हम लोग तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को फॉलो करते हैं, तो हम लोग तो अपना मोदी मॉडल पे काम कर रहे हैं। अब मोदी जी क्या किए? मोदी जी ने किया क्या? तो भारत में जब सरकार बनी तो सर्वप्रथम कार्य करने का क्या काम किया? तो राम मंदिर निर्माण, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर निर्माण हुआ, महाकाल का कॉरिडोर निर्माण हुआ। यानी कि भारत की आध्यात्मिक विरासत को बड़ा करने का, उससे कनेक्ट करने का जनमानस को, ये काम भक्ति का काम, ये काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। मोदी जी का मॉडल है। वो कोई भी व्यवस्था इसलिए नहीं देते हैं कि प्रलोभन लेकर वोट लेना है, लेकिन परंपरा क्या चल रही है अन्य पार्टियों का कि प्रलोभन लेकर वोट कैसे लिया जाए। और मोदी जी ने उस पर एक गहरा विचार प्रकट किया था कि ये जो फ्री का बांटने की जो आदत है, फ्री का किसने बांटा? अंग्रेजों ने फ्री का आकर बांटा, देश को गुलाम बना लिया। मुगलों ने फ्री का आकर बांटा, देश को गुलाम बना लिया। और जो आदमी फ्री का खाने का आदत डाल लिया, वो समझ ले कि गुलामी की उसकी स्थिति हो गई, क्योंकि फ्री का वही खाता है जो गुलाम होता है। आप अपने घर के नौकर को फ्री में खिला सकते हैं, लेकिन देश की जनता इस बात को समझती है, इसीलिए देश के अंदर ऐसा सशक्त नेतृत्व है। और इस बार देश की जनता जात पात पर भी नहीं बंटने वाली है, क्योंकि जात पात पर बंट करके बहुत लोगों ने अपना धन इकट्ठा करके राजनीतिक घराना स्थापित कर दिया इसी बिहार के अंदर। और उसका जीता जागता उदाहरण है तेजस्वी यादव।
उसका जीता जागता आपके पड़ोसी राज्य का उदाहरण है उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव, और उसका जीता जागता उदाहरण है स्टालिन, जो कि धर्म सनातन को डेंगू मलेरिया कहता है। स्टालिन की एक परंपरा चली आ रही है उनके। तो इसलिए हम लोग ऐसे लोगों के खिलाफ, हम लोग सशक्त भारत में यह संकल्प है हम लोगों का कि ऐसे लोगों को छपरा की जनता जानेगी और सत्संग के माध्यम से जानेगी। तुलसी बाबा ने जो कहा है उसके माध्यम से जानेगी। बिनु सत्संग विवेक ना होए। जब जनता के अंदर विवेक हो जाएगा तो राजा भी विवेकशील चुनेगी। राजा का अर्थ है कि सेवक, विधानसभा का प्रत्याशी, जो कि कल के डेट में सांसद प्रत्याशी, जो देश का प्रधानमंत्री बनाता है, सेवक, ईश्वर, ये सब तुलना दिया गया है, सेवा करने वाले को ही कहा जाता है। लेकिन वो विधायिका वही चुनेगी और विवेक के साथ चुनेगी, तो विवेकशील होगा वो। अगर सत्संग नहीं होगा तो गड़बड़ा जाएगी, आत्मबल घट जाएगा और प्रलोभन में आकर ऐसे लोगों को चुन देगी जिसका भार उसे 5 साल उठाना पड़ेगा। इसलिए जनता पर यह निर्णय छोड़ना चाहिए। हमारा काम है कि हम अपना काम करें, और वही गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा था, कर्मरेवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन, और गुरु भक्ति के बल पे करें, क्योंकि हम अपने कर्म का अर्पित अपने गुरु को कर देते हैं। तो हमें कोई तनाव नहीं है, हम अपना समाज के प्रति जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं और गुरु भक्ति कर रहे हैं। तो भारत की परंपरा है गुरु भक्ति, तो इसको किया जा रहा है। और मुझे विश्वास है कि छपरा जन क्रांति की भूमि रही है, आध्यात्मिक भूमि रही है, परमहंस दयाल आध्यात्मिक सम्राट अद्वैतानंद जी की भूमि रही है, दधीची जी की भूमि रही है, जेपी जी की भूमि रही है। तो इस भूमि पर जनता एक अच्छी शुरुआत करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है।